गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है डे 10 के हमारे क्रैश कोर्स में ऑन यूपी पीसीएस 2024। डे 10 में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से, और पॉलिटी हमने लास्ट टाइम जहां पे छोड़ा था वहां से हम लोग पिकअप करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्न में हम लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में सारी बातें देखी थी, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, और ये इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि जो हमारा कंट्री है दैट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। क्या नहीं बोला गया है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है और ये फेडरेशन ऑफ स्टेट से क्यों अलग है? कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है, फेडरेशन ऑफ स्टेट में एग्रीमेंट हुआ है, स्टेट्स और यूनियन के बीच में। लेकिन क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट यूनियन ऑफ स्टेट्स में है? बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में आपके हो सकता है कि स्टेट्स को मन करे तो आपके बाहर निकल जाए एग्रीमेंट के, लेकिन आपका टू सुसीड, CUSUCCEDE, सक्सीड, सुसीड, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि कंट्री से अलग हो जाना। अगर कल को मध्य प्रदेश बोले कि मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूं, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, अलग होने का आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, ये अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, इसके स्टेट्स को आप अलग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 कुछ और बात बताता है। आर्टिकल 1 बताता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री। आजकल काफी बहस का मुद्दा बना हुआ है, तो ये सीधे कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो यहां पे क्या समझ में आया हमको कि नाम तो दो हैं, इंडिया भी है, भारत भी है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे बोलिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे कुछ चीजें और हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारे इंडिया में कुछ तो स्टेट्स होंगे, कुछ तो यूटीज होंगे, और कुछ होंगे हमारे एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो इन तीनों के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पूरे आपके डिस्कशन में। ठीक है, तो आर्टिकल 2 आने से पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। भाई हिस्ट्री, जब हमें आजादी मिलती है तो प्रॉब्लम आता है, और याद करेंगे हम लोग सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी के वजह से ही आज हमारे सारे प्रिंसली स्टेट्स उस समय हुआ करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स कितने हुआ करते थे? 562। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ दिया गया इंडियन यूनियन के साथ। कितने जोड़ दिए गए? 559। ठीक है, तो 559 जोड़ दिए गए। इनका क्रेडिट जाता है पूर्ण रूप से हमारे सरदार पटेल जी को, हमारे महान नेता सरदार पटेल जी, जिन्होंने ये सारे स्टेट्स को इंडिया में ऐड कर दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स तो बोल के गए थे कि तुम खुली छूट है, जाओ तो इंडिपेंडेंट रह लो, लेकिन विद इनके पटेल जी की मदद से ये सब इंडिया में ऐड होते हैं। लेकिन 3 स्टेट जो है वो ऐड नहीं होते, जैसे कि जूनागढ़, अगला है हमारा हैदराबाद, ठीक है, उसके बाद है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि आपका जूनागढ़ में इन्होंने रेफरेंडम करा लिया। रेफरेंडम मतलब जिन लोगों से पूछा कहां जाना ज्वाइन करना चाहते हो, तो रेफरेंडम कराया, उन्होंने कहा कि नहीं इंडिया में ज्वाइन करेंगे, तो इंडिया में ज्वाइन हो गया जूनागढ़, ज्यादा समस्या हुई नहीं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग हैदराबाद में। हैदराबाद में तो थोड़ा ये क्या कहते हैं, लातों के भूत थे, तो इनको लातों से मना लिया गया। तो यहां किया हमने पुलिस एक्शन। ठीक है, पुलिस एक्शन के थ्रू आपका हैदराबाद को इंडिया में मिलाया गया, और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इंडिया का पार्ट बनाते हैं। और कश्मीर का हम सबको मालूम है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया कश्मीर ने, और इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा स्टेट बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में जो हमारे स्टेट से अभी जो हम लोग स्टेट्स देखते हैं, 28 स्टेट्स देखते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज, तो उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। उस समय स्टेट्स को डिवाइड किया गया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। इसमें क्या क्या चीजें थी देखिए। पार्ट ए में थे गवर्नर्स प्रोविंस। ठीक है, टोटल आपके 9 गवर्नर प्रोविंस थे। बी में थे आपके प्रिंसली स्टेट्स। 8 प्रिंसली स्टेट्स, मतलब सारे प्रिंसली स्टेट्स को 8 ऐसे स्टेट्स में मिला दिया गया। और सी पार्ट में था हमारे जो कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मतलब कुछ ऐसे प्रोविंस थे जिनके गवर्नर हुआ करते थे, कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। तो जिन जिन प्रोविंसेस में आपके चीफ कमिश्नर हुआ करते हैं, तो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस आपके पार्ट सी में आते हैं।
और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम था। तो ये सिस्टम को किस तरीके से कब चेंज किया गया उसके बारे में हम लोग इस पार्ट में देखेंगे आज। तो ये 4 पार्ट्स थे, दिमाग में रखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये 4 पार्ट्स में हमारे सारे स्टेट्स आपके विभाजित थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की कहानी समझते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 देखेंगे। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 आपका कहता है कि आर्टिकल 2 इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट। एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट्स, जैसे इंडिया, ये इंडिया है, अब ये दूसरा अगर पार्ट, एक दूसरा लैंड का पार्ट इंडिया में मिलाना चाहते हैं तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट। कोई नया स्टेट को इंडिया का पार्ट बना रहे हैं हम लोग, तो एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट के बारे में बात बताता है। उसके बाद आर्टिकल 3 बताता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट। इंटरनल रीएडजस्टमेंट मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर ही मान लीजिए एक स्टेट है, उसकी बाउंड्री बढ़ा दी मैंने, किसी स्टेट की बाउंड्री मैंने कम कर दी, एक नया स्टेट बना दिया, तो ये सारे होंगे इंटरनल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अच्छा इंटरनल एडजस्ट, ये तो सारी बातें होगी। ठीक है, इंटरनल एडजस्टमेंट ये भी हो सकता है कि हमारा एक छोटा सा पोर्शन है इंडिया का, हम किसी दूसरे कंट्री को दे दें, मतलब इतना पार्ट हम लोग लेके श्रीलंका को दे दें या पाकिस्तान को दे दें या बांग्लादेश को दे दें। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इंटरनल एडजस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 की अगर बात करें तो आर्टिकल 2 और 3 की बात कर ली हमने, अब आर्टिकल 4 आता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोनों टाइप का जो एडजस्टमेंट है ये करने के लिए आर्टिकल 368 की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी ले आइए, सिंपल मेजोरिटी ले आइए पार्लियामेंट में और कर दीजिए। ठीक है ना, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं, तो आर्टिकल 2 बताता है आपका एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स के बारे में, 3 बताता है आपके इंटरनल एडजस्टमेंट के बारे में, 4 बताता है कि भाई सिंपल मेजोरिटी से आप ये दोनों कर सकते हैं, इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, 368 को यूज करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए अगर आपको इंटरनल एडजस्टमेंट में, हमने कहा था कि इंडिया का एक पार्ट है उसको अगर हम किसी और को देना चाहें, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो उसके बाद से जितने भी अगर ऐसे सिचुएशंस होते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करना पड़ता है। लेकिन स्टेट की बाउंड्री चेंज करना, स्टेट का नाम बदलना, ये सब के लिए आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो बेरूबारी यूनियन करके एक जगह था जो हम लोग उस समय के ईस्ट पाकिस्तान, इस समय के बांग्लादेश को दे देते हैं। ठीक है, मतलब दे देते हैं इन द सेंस कुछ दे देते हैं, कुछ पोर्शन ले लेते हैं, मतलब इस तरीके का सिचुएशन होता है क्योंकि बाउंड्री काफी क्लियर नहीं थी उस समय। तो जो पार्ट, अगर हमें पार्ट देना है किसी को तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था हमने। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम लोग याद करते हैं 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी, उसमें भी हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट था। ठीक है, कुछ एनक्लेव्स बने हुए थे, तो उसमें बांग्लादेश ने इंडिया को दे दिए थे 51 एनक्लेव्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया को बांग्लादेश को देने थे 111 एनक्लेव्स। तो इसके लिए एक अमेंडमेंट पास करना पड़ा, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो 9th अमेंडमेंट इसका एग्जांपल है, 100 अमेंडमेंट भी इसका एग्जांपल है, जहां हम लोग अमेंडमेंट करके इंडिया का कोई टेरिटरी किसी दूसरे कंट्री को दे रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है, आपका कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है जिसमें आपको कोई हमारा अपना टेरिटरी दूसरे को देना नहीं है, तो उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट अगर नॉर्मल आपका है तो उसको सेटल करने के लिए आपको अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के वजह से आप एग्जीक्यूटिव एक्शन लेकर आप ये काम इजीली कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अभी हम हमारी कहानी आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो ABCD करके 4 पार्ट्स में है। ठीक है, तो उसके बाद इन 4 जो आपके स्टेट्स हैं इनको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है, स्टेट्स किस तरीके से बनने चाहिए, कौन से आधार पे इंडिया के स्टेट्स बनने चाहिए, उसके ऊपर कमीशन सेटअप हुए। ठीक है, तो पहला कमीशन था आपका धर कमीशन, एस के धर की अध्यक्षता में यह कमीशन बना। ठीक है, इस कमीशन ने आपका रिपोर्ट दिया 1948 को, और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज आधार नहीं हो सकता स्टेट बनाने का, किसी कोई भी स्टेट बनाने का आधार होना चाहिए
कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान बनाना ही क्राइटेरिया होना चाहिए स्टेट बनाने का। तो ये एस के दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमीशन बनता है JVP कमीशन, J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पत्ताभी सीतारमैया। तो JVP कमेटी बैठी। तो JVP कमेटी भी एक क्या है, ये सारे हैं आपके LPC, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। तो पहली LPC बनती है धर कमीशन, दूसरी बनती है JVP कमीशन। JVP कमीशन ने क्या बोला, JVP कमीशन ने बोला, इसका रिपोर्ट आता है 1949 में, और इन्होंने बोला कि लैंग्वेज बेसिस नहीं हो सकता, लैंग्वेज बेसिस नहीं हो सकता स्टेट्स बनाने का। इन्होंने भी सेम बात बोली जो आपके धर साहब ने कही थी, ठीक है। उसके बाद एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। पॉलिटिकल टर्मोइल क्या होता है कि एक नेताजी हैं जिनका नाम है पोट्टी श्रीमलू। तो पोट्टी श्रीमलू जी बैठ जाते हैं कि भाई हमको एक स्टेट चाहिए और लैंग्वेज के आधार पे चाहिए। कौन सा स्टेट? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ये हड़ताल पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे। और भूख हड़ताल पे बैठने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो काफी ज्यादा एजिटेशन होता है, और इस प्रेशर में आपका पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश बनता है सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। तो ये आपका फिर एक कमेटी बनाई जाती है, तीसरी कमेटी। ये होता है फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी बनती है आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीमलू। फजल अली और उसके बाद एच एन कुंजरू साहब बैठते हैं, और KM पनीकर साहब बैठते हैं, ठीक है। HN कुंजरू साहब, KM पनीकर साहब और फजल अली। तो ये फजल अली कमेटी से कहते हैं। ये कमेटी फाइनली कहती है और रिपोर्ट देती है 1955 में, और कहती क्या है, कहती है कि भाई लैंग्वेज के आधार पे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन केवल लैंग्वेज के आधार पे आपका बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर ये एक स्टेट है, इसमें क्या कहते हैं तमिल बोली जाती है, लेकिन तमिल के साथ लेटर से एक और लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये जो छोटा लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो क्या है कि हमको यार स्टेट बना के दो। तो क्योंकि आपका लैंग्वेज अलग है तो आपको एक स्टेट मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया जा सकता है, ऐसा ये लोग कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के आधार पर पहला स्टेट हमने देखा कि आंध्र प्रदेश बन जाता है। और ये फजल अली कमेटी का रिकमेंडेशन मानते हुए आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो बनाता है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रिलीज बनता है 1956 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अमेंडमेंट क्यों है? अमेंडमेंट इसलिए क्योंकि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन है ना। इसमें क्या 368 का यूज किया करना पड़ा होगा? नहीं, इसमें 368 की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनल एडजस्टमेंट करने, ठीक है। तो ये वाली बात हम लोगों को समझ में आई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये आपका इंटरनल जो एडजस्टमेंट है वो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा एज लॉन्ग एज आप अपना टेरिटरी किसी को ना दे रहे हो। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट अगर करना हो तो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई अगर बाहर की टेरिटरी आप अंदर ला रहे हो तो भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी उस केस में भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक और बात हमको समझ में आई, ठीक है। तो हमारा ये एक्ट बनता है, कौन सा एक्ट? ये होता है आपका स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। ये बनके हमारा तैयार हो जाता है। और इसके बाद लैंग्वेज के आधार पर 14 स्टेट्स बन जाते हैं हमारे, ठीक है। ये हम लोग इस वाले स्लाइड्स में देखेंगे। देखिए आपके 6 ये यूनियन टेरिटरीज हैं और 14 स्टेट्स हैं। तो आपके 14 स्टेट्स बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे हम लोग पहली बार। अब ये पार्ट ABCD खत्म है, पार्ट ABCD का सिस्टम जो है खत्म हो जाता है। इसके बाद से पार्ट ABCD का पार्ट खत्म हो जाता है। यही हमने देखा था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, याद करिए, पार्ट 7 क्या था? पार्ट 7 यही थे ABCD स्टेट्स के बारे में। तो ये पार्ट 7 खत्म हो जाता है। आर्टिकल 238 था, आपको याद होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये हमारे 14 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स, ठीक है। 14 स्टेट्स में सबसे पहला है भाई आंध्र प्रदेश। ये आपका आंध्रा स्टेट विद द तेलुगु स्पीकिंग पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट, ठीक है। तो आंध्रा को हैदराबाद स्टेट दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है और फाइनली बनता है हमारा ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप ये मैप में देख रहे होंगे, ये आपका ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन क्या बना? आंध्रा स्टेट और हैदराबाद स्टेट को मिला दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट आसाम पे। आसाम बन गया, आसाम बड़ा सा स्टेट था। आगे जाके अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय ये सब बनता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आसाम देख लीजिए आप, आसाम आपका ये रहा, आसाम आपका ये रहा। अभी ये
नेक्स्ट है आपका बिहार, ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार। ये रिड्यूस स्लाइटली ट्रांसफर ऑफ माइनर टेरिटरीज फ्रॉम बंगाल। बिहार से बंगाल में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टेरिटरी दे दिया जाता है, जैसे कि पुरुलिया और इस्लामपुर, ये बिहार से शिफ्ट करके आपको बंगाल में दे दिया जाता है। फिर आपका बॉम्बे स्टेट बनता है, ये लास्ट बाई एडिशनल सौराष्ट्र स्टेट्स, कच्छ स्टेट, जो भी गुजरात के रीजन है ना, वो भी सब आपके बॉम्बे स्टेट में ऐड कर दिए जाते हैं। एंड द मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेरार डिवीजन, नागपुर, ठीक है, ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद स्टेट का औरंगाबाद इसमें ऐड कर दिया जाता है। सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी वे ट्रांसफर टू मैसूर स्टेट, यानी कि जो साउथ में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे बॉम्बे, जो बॉम्बे स्टेट्स में थे, जिसको आप मैसूर स्टेट में ऐड कर देते हैं। देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे, ये आपका बॉम्बे स्टेट है, बॉम्बे स्टेट के पास मैसूर स्टेट है, तो कुछ बॉम्बे की टेरिटरी साउथ वाली आपका मैसूर में ऐड करा दी जाती है। ये कच्छ और सौराष्ट्र वाला रीजन, गुजरात वाला, ये आपका बॉम्बे में ऐड कर दिया जाता है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैसूर स्टेट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सौराष्ट्र स्टेट देखा मैंने, कच्छ स्टेट ये तो गुजरात का एरिया है, ठीक है। और बेरार नागपुर डिवीजन, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर था आपका ये नागपुर डिवीजन, ठीक है, यहां पे कहीं पे, ठीक है। तो ये नागपुर वाला रीजन जो है, नागपुर वाला रीजन यहां मध्य प्रदेश से आपका महाराष्ट्र में मिल जाता है, ठीक है, ठीक है ना। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, औरंगाबाद डिवीजन ऑफ हैदराबाद स्टेट, औरंगाबाद डिवीजन आपका हैदराबाद स्टेट से आ जाता है भाई। कुछ आपका ये हैदराबाद स्टेट है, यहाँ पे हैदराबाद स्टेट से भी कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं हम लोग आपके बॉम्बे में, और एक गुजरात वाला रीजन भी आपका बॉम्बे में ऐड हो जाता है, तो बड़ा सा बॉम्बे बनता है, ठीक है। आगे जाके देखेंगे गुजरात यहां से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आया जम्मू कश्मीर, चेंज, कोई बाउंड्री चेंज नहीं होता, जम्मू कश्मीर हमारा फिक्स स्टेट है। फिर केरला, केरला में मर्ज हो जाता है ट्रावनकोर और कोचीन स्टेट, मालाबार डिस्ट्रिक्ट भी इसमें ऐड हो जाता है। ऑफ साउथ के मर्जर ऑफ ट्रावनकोर कोचीन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट एंड कासरगोड तालुका ऑफ साउथ केनारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। द सदर्न पार्ट ऑफ ट्रावनकोर कोचीन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग विद सेनगोट्टाई तालुक वॉज ट्रांसफर्ड टू मद्रास स्टेट। ये सब कुछ स्टेट्स हैं जो मद्रास स्टेट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं केरला से। उसके बाद केरला से अलग कर दिया जाता है लैक्कीदीवी मिनिकॉय आइलैंड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम मालाबार डिस्ट्रिक्ट टू जॉइन अ न्यू यूनियन टेरिटरी। नया यूनियन टेरिटरी बन जाता है आपका, जो लकीदीवी और एमिनीदीवी है। द लकीदीवी एंड मिनिकॉय आइलैंड्स वेर सेपरेटेड फ्रॉम मालाबार डिस्ट्रिक्ट टू फॉर्म द न्यू यूनियन टेरिटरी नेम लकीदीवी, अमिनीदीवी और मिनिकॉय, ठीक है। तो उसके बाद मध्य प्रदेश बनता है, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट, तीन स्टेट्स आपके ऐड करते हैं ये मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट, इनको मर्ज कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तो मराठी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागपुर डिवीजन, अब नागपुर भी एक पहले आपका मध्य भारत का पार्ट था, ठीक है, तो उसको हटा के आपको दे दिया जाता है बॉम्बे स्टेट को, बॉम्बे को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो बॉम्बे बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मद्रास स्टेट, मालाबार डिस्ट्रिक्ट केरला को दे दिया जाता है। साउथ केनारा डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट, दो पार्ट में तोड़ दिया जाता है, और उसको मैसूर स्टेट और केरला स्टेट को दे दिया जाता है, ठीक है। न्यू यूनियन टेरिटरी लकीदीवी मिनिकॉय एमिनीदीवी आइलैंड्स वाज क्रिएटेड सदर्न पार्ट ऑफ ट्रावनकोर कोचीन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट, ये तो ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में कुर्ग स्टेट को ऐड कर दिया जाता है। कन्नड़ा स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मद्रास प्रेसिडेंसी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उड़ीसा हो गया हमारा 11 स्टेट, 11वां पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पता है ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऐड हो जाता है, कहां से, बिहार से, यहां पे हमने देख लिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, ये पूरा आर्टिकल हमने विकिपीडिया से उठाया है, तो आप चाहे तो और देखना चाहें तो विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये 14 स्टेट्स इनके, ये थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लग गया 14 स्टेट्स का। उसके बाद हम लोग यूनियन टेरिटरी पे आते हैं। यूनियन टेरिटरी में हमने देखा कि ए बी सी डी 4 पार्ट थे ना, इन 4 पार्ट में से सी डी वाले पार्ट वाले जो हैं, ठीक है, ए तो थे आपके गवर्नर प्रोविंस, बी तो थे आपके प्रिंसली स्टेट्स वाले, सी और डी वाले जो स्टेट्स हैं, पार्ट सी एंड डी टेरिटरीज वेरंट मर्ज्ड इनटू अदर स्टेट्स, उनको यूनियन टेरिटरी सीधे सीधे कन्वर्ट कर दिया गया। अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और ये लकीदीवी मिनिकॉय एंड अमिनीदीवी। देख लेते हैं यहां पे आपका, यहां पे ये मणिपुर है, ये आपका त्रिपुरा है, ये यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा आपका यहां पे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। साथ ही साथ ये आपका लकीदीवी, मिनिकॉय और एमिनीदीवी, साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपके यूनियन टेरिटरीज बनके तैयार हो गए। तो टोटल हमें 14 स्टेट्स
और 6 यूटीज हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। अब कुछ चीजें हम लोग को याद करनी है और प्रॉपर तरीके से याद करनी है, वो है अब ये 14 स्टेट्स से कैसे कैसे और स्टेट्स निकलते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग करते हैं हम लोग, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अब ये वाले जो स्टेट्स हैं ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेट तो जो लिंग्विस्टिक आधार पर बना वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हमारा 15वां स्टेट, 15 स्टेट क्या होता है भाई, गुजरात अलग कर देते हैं, ये गुजरात अलग हो जाता है आपका। ठीक है, पहला स्टेट 1960 में बना, क्या हुआ, गुजरात को अलग कर दिया यहां पे। ठीक है, गुजरात को अलग कर दिया, ये सब इसको पहले हटा देते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हैं बॉम्बे गुजरात बड़ा सा था, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो करते हैं क्या, ये गुजरात को अलग कर देंगे हम लोग बॉम्बे स्टेट से। ठीक है भाई, कहां गया हमारा पेन, अलग करते हैं हम। ठीक है, ये जो है आपका गुजरात ऐसे करके अलग हो गया, ये कहानी बनी 1960 में। ठीक है, तो यहां गुजरात बना। 1961 में क्या हुआ देखते हैं। 61 में आता है हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां से दादरा एंड नगर हवेली अलग होता है। 62 में आता है 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 11वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11वां नहीं है, ये 12वां है और ये 14th है, सॉरी 12 और 14। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अलग हो जाता है गोवा, दमन एंड दीव और साथ ही साथ पुडुचेरी। ठीक है, तो ये तीनों को बना दिया जाता है आपके यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी 6 से बढ़ गए 3, हो गए 9 और ये हो गया आपका 15। ठीक है, 15 स्टेट्स हो गया, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए बाई 1962। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 1963 में। 1963, 66, 71 और 72। ठीक है, 66 में क्या होता है देखते हैं, मैप में देखते हैं। 66 में हमारा यहां पे आसाम से बनता है यहां पे नागालैंड, ये आपका नागालैंड बन जाता है। ठीक है, नागालैंड बनता है यहां पे 63 में, लिख लिया नागालैंड। फिर आते हैं नेक्स्ट, 66 में बनता है हरियाणा बनता है, और हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ भी बनता है, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ भी बन जाता है। तो यहां पे आपका ये हरियाणा, पंजाब से आपका ये हरियाणा कट गया। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा इस तरीके से अलग हो जाता है। और तो 66 में आपका हरियाणा बनके तैयार हो गया। 71 हरियाणा के साथ साथ इन्होंने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, अब बन गया ये स्टेट। तो 15, ये आपका 15 स्टेट था, ये आपका 16th हो गया, ये आपका 17th हो गया, ये आपका 18th हो गया। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद अगला है हमारा आपका मणिपुर, यहां पे आपको मणिपुर मिल गया। मणिपुर के साथ साथ आपके स्टेट्स और मिलते हैं, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, मैप में देखते हैं फिर से। ठीक है, नागालैंड मिल गया था हमको सबसे पहले, तो ये 1960 में ये आपका 15 स्टेट बना, 15th बना। ठीक है, नागालैंड मिल गया हमको, ये 16 बन गया। ठीक है, उसके बाद 17, ये आपका 17 बन जाता है। तो ये 1960 में, देखिए बड़ा सिंपल है, 60 में आपका गुजरात बना, 61, 62 में हमने देखा कि ये आपके यूनियन टेरिटरीज बने 3। उसके बाद 63 में नागालैंड, 66 में हरियाणा, 71 में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 72 में बहुत जल्दी में इन्होंने 3 बना लिए, कौन से, एमएमटी, याद रखिए एमएमटी। एक एमएमटी हमने पहले भी पढ़ा था शेड्यूल 5 में, उसमें क्या था, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, शेड्यूल 5 स्टेट्स, एमएमटी और आसाम। तो ये एमएमटी अलग है, इसमें मणिपुर है, ठीक है, मिजोरम नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला एमएमटी 70, 72 में। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो अब हमारे स्टेट्स कितने हो गए, 21 स्टेट्स हो गए, 72 तक 21 स्टेट्स हो गए। और यूनियन टेरिटरी क्या हुआ था,
यूनियन टेरिटरी हमारे 3 बड़े थे, 9 हो गए थे। 9 के बाद आपका 9 क्यों होंगे, दादरा एंड नगर हवेली था 7, उसके साथ गोवा था 8, गोवा के साथ 9वां था आपका दमन एंड दीव, 10वां था पुडुचेरी कराईकल माहे यनम, इन सबको पुडुचेरी बना दिया गया था। ठीक है, ये 14th अमेंडमेंट है पुडुचेरी वाला। ठीक है, इसके 10 हो गए। उसके बाद 11वां ही बन गया हमारा चंडीगढ़, 11वां हमारा चंडीगढ़ बन गया। ठीक है, तो अब ये 11 बन गया। अब धीरे धीरे देखेंगे हम लोग कम होते चले जाते हैं। अब देखिए फिर हिमाचल प्रदेश बना, हिमाचल प्रदेश बन गया तो अब 10 रह गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, तो अभी स्टेट बन गया। स्टेट हमारे यहाँ पे 21 हो गए। ठीक है, तो ऐसे काउंट अप कर लीजिएगा, टोटल आपका क्या कहते हैं उतना ही मैच करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट 72 के बाद 74। 74 में क्या हुआ, 74 में सिक्किम को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, बाई 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद 75 में कहा ये सब प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनने का कोई फायदा नहीं, तुम स्टेट बन जाओ प्रॉपर। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में याद रखिए सिक्किम हमारा इंडिया का पार्ट बनता है, और सिक्किम बन जाता है हमारा 22वां स्टेट। भाई 21 थे अभी तक, आपका अब बन गया 22वां स्टेट था हमारा सिक्किम। ठीक है, तो भाई सिक्किम बन के यहां पे तैयार हो जाता है 22वां स्टेट। उसके बाद आते हैं सीधा 87, यहां से याद रखना काफी आसान है। 87 में बनता है आपका गोवा यूनियन टेरिटरी है ना, तो अब यूनियन टेरिटरी से हटा के इसको बोल दिया गया कि आप अब बन जाएंगे, तो यूनियन टेरिटरी एक कम हो गया। और गोवा के साथ साथ ये बनता है मिजोरम भी स्टेट बनता है, साथ में अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट बनता है। अब देखिए याद करिए हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले बड़ा नागालैंड 1963 में, सबसे पहले हमारा क्या था, असम था, और मणिपुर तो हमारा यूटी था। ठीक है, असम से आपका नागालैंड निकला 1963 में। ठीक है, उसके बाद 1972 में 3 निकल गए, कौन से, एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो 72 के बाद आते हैं हम लोग सीधा 87 में आपका मिजो बनता है, 87 में आपका मिजो बनता है और अरुणाचल प्रदेश बनता है, और 87 में आपका गोवा भी बनता है। तो गोवा हमारा यूनियन टेरिटरी हट जाता है। तो हम 2 यूनियन टेरिटरीज अभी हट चुके हैं, गोवा हट चुका है और हमारा हिमाचल प्रदेश 71 में हट गया था, तो 2 यहां पे मैंने काट दिए। ठीक है, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दिस इज 87। तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, तो 3 और बढ़ गए, टोटल हो गए 25। अब तक टोटल स्टेट्स हमारे बढ़ के हो गए 25 स्टेट्स हो गए। ठीक है, फिर आते हैं 2000 में सबको याद रहता है कौन सा, छत्तीसगढ़ बना पहले, उत्तराखंड बनता है पहले, और CUJ याद रखिए, ये ऑर्डर भी याद रखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोलता है कौन से डेट को बना, तो 1 नवंबर को बनता है छत्तीसगढ़। फिर पूछता है आपका उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि पूछा जाता है ये। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और 15 नवंबर को आपको बनता है झारखंड, छुज याद रखिए। तो छुज याद रखेंगे तो आपको 1-9-15 का डेट भी याद रहेगा। पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उसके बाद 9 नवंबर को आपका उत्तराखंड, और झारखंड है आपका 15 नवंबर को, बिल्कुल प्रॉपर याद रखना है। 2014, अब ये तो रिसेंट मेमोरी में आ जाता है हमारा, तेलंगाना बनता है। ठीक है, तेलंगाना, तो यहां 25 थे, यहां 28 हो गए, और ये हमारा 29वां स्टेट हो गया। ठीक है, 29 स्टेट आपका तेलंगाना बन के तैयार हो जाता है फ्रॉम आंध्र प्रदेश। 2019 में हमने देखा कि 2 यूनियन टेरिटरी बने, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हमारे यूनियन टेरिटरी बन जाता है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद 2020 में क्या होता है, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को एक कर दिया जाता है। और एक करने के बाद 2020 के बाद टोटल हमारा बनता है आपका, अब 29 स्टेट्स है ना, यहाँ पे 29 थे तेलंगाना बनने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख को स्टेट हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो टोटल हमारे स्टेट्स हो गए 28, और टोटल यूनियन टेरिटरीज हो गई हमारी 8। तो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे पूरे, इस तरीके से हम लोग को याद रखना है प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल याद रखिए, डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से स्टेट्स बने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो याद रखिए सबसे पहला गुजरात बनता है, गुजरात के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका 72 में 3 बनते हैं, 87 में भी 3 बनते हैं, और 75 में सिक्किम बनता है। 87 में 3 कौन सा है, 72 में कौन सा है 3, याद रखिए। पहले देखिए 3 आपके ये जो स्टार्टिंग में 73, 63 से लेकर 71 एक एक बनता है, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 63, 63, 66 और 71। उसके बाद 72 में 3 लगातार बनते हैं, कौन से, एमएमटी, याद रखिए एमएमटी। उसके बाद 75 में हमें याद रखना है सिक्किम। उसके बाद अगेन 87 में 3 बनते हैं, और कौन से, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 3 बनते हैं फिर 2000 में, छत्तीसगढ़, छुज याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर याद रखेंगे। तो 72 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 87 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 2000। बाकी ये 3 साल तो याद रहेंगे ही। 2014 में तेलंगाना, 2019 में जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक कर दिया गया, 2020 में दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया जाता है। तो जिससे हमारा 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज बनके यहां पे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सो अच्छा 8 कैसे है, अभी गोवा बन गया ना, तो गोवा भी बन गया तो काटना पड़ेगा ना हमको ये, तो टोटल हमारे 8 बन जाएंगे। उसके बाद अब हमारा ये जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनता है, और एक यूनियन टेरिटरी आपका कम हो जाता है यहां पे, तो टोटल आपका कुल मिला के 8 बन के यहां पे रेडी होता है। ठीक है, तो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हमें याद रखना है। ठीक है, वेरी नाइस। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेम चेंज। स्टेट्स के जो नेम चेंज है उसको भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले यूपी का नेम चेंज होता है उत्तर प्रदेश 1950 में उत्तर प्रदेश बनता है। ठीक है, पहले यूपी था, यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश बना 1950 में। उसके बाद 1969 में आपका तमिलनाडु बनता है। तमिलनाडु का पहला नाम क्या था, हमें पता, मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस से तमिलनाडु बनता है 1969 में। ठीक है, देन कम्स 1973 में जो आपका लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप बनता है 1973 में। पहले क्या था, लकी दीवी, एमिनी दीवी, मिनिकॉय, वो बनता है लक्षद्वीप इन 1973। 1973 में ही आपका कर्नाटक जो है बनता है। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था, मैसूर। 1973 में ये काम होता है। नेक्स्ट इज आपका 1991 को क्या होता है, 1991 को बनता है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 1991 में बन जाता है। उसके बाद 2006 में 2 काम होते हैं। 2006 में क्या होता है, उत्तरांचल से उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, और 2006 में ही आपका पौंडीचेरी से पुडुचेरी हो जाता है 2006 में। फिर 2011 में हमें पता है आपका उड़ीसा से ओडिशा हो जाता है, ODHISHA, ओडिशा हो जाता है। तो 2011 में ओडिशा, 2006 में आपका उत्तराखंड और पुडुचेरी, 91 में एनसीटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद 1973 में 73 में लक्षद्वीप और कर्नाटक, सबसे पहला यूपी। फिर आपका 1969 में मद्रास स्टेट आपका तमिलनाडु में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है, इसका कोई हमारे पास और ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है खत्म। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वाला टॉपिक यहीं पे हम लोग समापन कर देते हैं। इसको प्रॉपर तरीके से याद रखना होगा आप लोगों को एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं अबाउट सिटीजनशिप के ऊपर हम लोग चर्चा यहाँ पे करना प्रारंभ करते हैं। तो सिटीजनशिप में सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यूएसए और इंडिया के सिटीजनशिप में क्या अंतर है। भाई यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। डुअल मतलब एक तो सेंटर का होगा, एक आपका स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। इंडिया का केवल सिंगल सिटीजनशिप है, केवल एक ही सिटीजन है आप इंडिया के। ऐसे नहीं कहेंगे कि मध्य प्रदेश का अलग सिटीजन हूं मैं, इंडिया का भी अलग सिटीजन हूं, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि भाई कौन से लिस्ट में आता है सिटीजनशिप, तो यूनियन लिस्ट में आता है। सिटीजनशिप के ऊपर लॉज केवल आपके सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, तो इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट। एक और बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट है। आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है भाई, 5 से 11 आर्टिकल। 1, 2, 3, 4 हमने देख लिया था भाई, यूनियन और टेरिटरीज वाला। 5 से 11 हमारा सिटीजनशिप के लेकर है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि ये 5 से 11 सिटीजनशिप है दैट डील्स विद सिटीजनशिप ऑन
26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ, तब कौन कौन इंडिया के सिटीजन थे उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी कौन सिटीजन है वो ये आपके आर्टिकल्स गवर्न नहीं करते। इसके लिए नया एक्ट आया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में एक एक्ट आया। इसमें प्रॉपर बताया गया कौन सिटीजन होगा इंडिया का, और समय के साथ इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए, ठीक है। तो एक 2003 का अमेंडमेंट के बारे में यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2003 में आपका ऐसा कहा जाता था कि इट टॉक्ड अबाउट कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के बारे में बात करता था, लेकिन इस चीज को रिपल कर दिया गया भाई 2003 में, ठीक है। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें आए, लेकिन इसके डिटेल्स में हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई एलियंस कौन होंगे। तो एलियंस है जो सिटीजन नहीं है वो एलियन है, ठीक है। वो मंगल ग्रह से नहीं, मतलब दूसरे कंट्री से आने वाला जो व्यक्ति है, हमारा सिटीजन नहीं है जो, उसको एलियन बोलेंगे। अब एलियन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हैं आपके फ्रेंडली एलियंस। फ्रेंडली एलियंस मतलब जो उन देशों से आए जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, और एक एनिमी। एनिमी मतलब बहुत सारे देश जिसके सिटीजन होंगे जो हमारे एनिमी कंट्री से आए हैं, वो आपके एनिमी एलियंस होंगे। तो यहां पे ध्यान देना है, फंडामेंटल राइट्स में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का प्रोटेक्शन, आर्टिकल 22 एक फंडामेंटल राइट्स है। ये राइट आपके एनिमी एलियन को नहीं मिलता। ये राइट क्या बताता है? इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 22। लेकिन जो अगर एनिमी एलियन है तो भैया आपको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं जब हम चाहें तो, ठीक है। आप नहीं कहेंगे कि फंडामेंटल राइट है आपका, बिल्कुल नहीं है राइट। दोस्ती बनाए रखिए तो सब राइट मिलेगा, आप अगर एनिमी है तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका एलियंस के बारे में चर्चा की हमने। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भाई एक्ट कौन सा बना। एक्ट के बारे में हमने यहां पे बात की, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इसका अमेंडमेंट भी हमने देख लिया, 2003 का अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हमें सिटीजनशिप मिलती कैसे है? तो मिलती 5 तरीके से है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। पांचवा तरीका क्या है? अगर किसी ये इंडिया की टेरिटरी है, ये किसी बाहर की टेरिटरी है, ये टेरिटरी अगर हम इंडिया में मिला लें तो यहां पे रहने वाले लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये एक 5वां तरीका है, ठीक है। इसके अलावा बर्थ है, भाई आप इंडिया में पैदा हो रहे हो, इंडियन सिटीजन हो। डिसेंट हो मतलब आप लेटेस्ट से कि एक इंडियन पेरेंट है, वो यूएसए चला गया, यूएसए में उनका एक लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, ठीक है। तो ये जो लड़का और लड़की पैदा हुई है, क्या ये इंडिया की सिटीजन होंगी? हाँ होंगी, क्योंकि इनके मम्मी पापा इंडिया के सिटीजन है। तो बाई डिसेंट ये होता है, बाई डिसेंट, ठीक है। उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन का मतलब है, मान लेते हैं कि आपके पूर्वज इंडियंस थे, इंडिया में रहते थे, ठीक है। तो अगर आपके पूर्वज रहते थे तो आप यू आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडियन अगर ओरिजिन के हैं तो आप 7 साल इंडिया में रह के अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है नेचुरलाइजेशन। आप अब और इंडियन ओरिजिन के नहीं है, इंडियन ओरिजिन के अगर आप नहीं है तो आपको 12 साल रहना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका नेचुरलाइजेशन है। तो ये 5 तरीके हमने देखे एक्वायर करने के। लूज करने के क्या तरीके हैं? लूज करने के तरीके 3 है। कौन से? एक है रिनंसिएशन, एक है डिप्राइवेशन, एक है टर्मिनेशन, ठीक है। रिनंसिएशन, डिप्राइवेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए रिनंसिएशन क्या होता है। रिनंसिएशन का मतलब क्या हुआ कि आप 18 साल के हो गए, वयस्क हो चुके हैं, एडल्ट हो चुके हैं, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, और आपने ये डिसाइड किया कि हमको सिटीजनशिप छोड़नी है, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो बाई रिनंसिएशन, मैं खुद छोड़ रहा हूं। अगला है डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन है कि मैंने छोड़ी नहीं, छूट गई, ठीक है। कैसे छूट गई? मैं इंडिया का सिटीजन था, फिर मैंने सोचा कि मैं अब यूएस का सिटीजन बनना चाहूंगा, तो यूएस का सिटीजन बनते ही मेरा इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा बाई डिप्राइवेशन। तो ये डिप्राइवेशन। तीसरा है टर्मिनेशन, ठीक है। भाई ना आप खुद छोड़ रहे हो, ना कहीं दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले रहे हो, लेकिन इंडियंस कह रहे हैं कि भाई तुम सिटीजन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? या तुमने फ्रॉड किया हो, ठीक है, या तुम देश के प्रति डिसलॉयल रहे हो, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। और वॉर के समय एनिमी को आपने कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई की हो, हेल्प की हो, तो उस केस में भी आप सिटीजनशिप नहीं रहोगे, ठीक है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन कर लिया आपने, ठीक है, या तो रजिस्ट्रेशन, या इंडियन ओरिजिन के हैं तो रजिस्ट्रेशन, इंडियन ओरिजिन के नहीं है तो नेचुरलाइजेशन। ऐसे करने के बाद अगर आप 2 साल का सजा
कहां काटेंगे सजा? या तो इंडिया में काट लो, या तो इंडिया के बाहर किसी कंट्री में अगर काट लेते हो आप, कंट्री आउटसाइड, तो दोनों ही केस में आपका सिटीजनशिप जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई। उसके बाद ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया कुछ लोगों को दिया जाता है। ठीक है, सवाल यह है कि भाई आप सिटीजन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उन लोगों को बोल दिया जाएगा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन से कंट्री के लोगों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का दर्जा नहीं दिया जाएगा? यह है जो लोग पाकिस्तान में चले गए हैं, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में है, एक जमाने में इंडिया में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो चले गए हैं उनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा, उनको ओवरसीज सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ एक जमाने में तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश साथ ही था, तो वो ये नहीं कह सकते कि एक जमाने में इंडिया में रहा करते थे, हमारा घर कहीं पंजाब में था, अब हमें भी ओवरसीज सिटीजनशिप बना दीजिए। नहीं, तो ये जो आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ये कंसेप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर ली ऑन हाँ, एक और बहुत छोटी सी चीज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सिटीजन्स को कौन से राइट्स मिलते हैं जो कि आपके एलियंस को नहीं मिलते? भाई फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे आगे, अभी से समझ लीजिए फंडामेंटल राइट्स, एलियंस की चर्चा हो ही रही है, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन को मिलते हैं, एलियन को नहीं मिलते? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछता है, बहुत टिपिकल है, समझना जरूरी है। तो याद रखिए, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो आपका आर्टिकल 15 से कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या एलियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद 16 कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो लेकिन क्या एलियन को हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट करवा दें? नहीं, तो उनको ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला है। इसके अलावा आपका 19 राइट टू फ्रीडम, वही राइट टू फ्रीडम जो है वो इंडियंस को मिलेगा, सिटीजन्स को मिलेगा, लेकिन राइट टू फ्रीडम आपको एलियंस को नहीं मिलेगा। एलियंस को राइट टू फ्रीडम नहीं है कि आप कहीं भी आप जाके सेटल हो जाएं, इंडिया में कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर दें, मतलब ये सब सारे आपके राइट्स इन अंडर आर्टिकल 19 है, ये सारे नहीं मिलेंगे एलियंस को। तो 15, 16, 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका है 29 कल्चरल एजुकेशन राइट है, 29 और 30। तो आप अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, आप ये नहीं कह सकते कि भाई इंग्लैंड से आया हूं, इंग्लैंड का सिटीजन हूं, अब मैं यहां पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन खोलूंगा। ठीक है, तो ये काम नहीं कर सकते आप। तो ये सारे राइट्स जो हैं 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स हम लोग केवल सिटीजन्स को है, एलियंस को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन से राइट्स नहीं है? ये तो फंडामेंटल राइट्स है। क्या वोटिंग कर सकते हैं एलियंस? नहीं, वोटिंग नहीं करेंगे आप ये नहीं कह सकते हम वोट करेंगे। ठीक है, मैं इंग्लैंड से आया हूं, लंदन में रहता हूं, लेकिन मैं क्या कहते हैं कानपुर में आके वोट करना चाहता हूं, तो ये नहीं कर सकते आप। दूसरी बात ये है, आप कोई भी पब्लिक ऑफिस नहीं ले सकते। पब्लिक ऑफिस चाहे कुछ भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हो, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट ऑफिस आप होल्ड नहीं कर सकते अगर आप एक सिटीजन नहीं हो तो। ठीक है, और ऑब्वियसली आपकी कोई ड्यूटीज भी नहीं है, भाई आपकी कोई राइट्स नहीं है तो आपकी कोई ड्यूटी भी नहीं बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपके लिए नहीं है। अगर जो सिटीजन है उनके लिए सारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने सिटीजनशिप कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे, 6 देख लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स 29 से 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 to 35। ठीक है, तो ये सारे 6 हैं। एक जमाने में 7 हुआ करते था। ये 5 और 6 के बीच में आपका छठा जो था ये था राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लोगों ने कहा कि भाई प्रॉपर्टी का राइट है, जमींदारी सिस्टम खत्म करना है, जमींदारी सिस्टम खत्म करना है तो जमींदार लोग तो अपने लैंड लेके बैठे, तो उनका लैंड उनसे लेना पड़ेगा। लेकिन सारे जमींदार लोग कहते थे भाई राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो गवर्नमेंट ने वहां पे हमने भाई फर्स्ट काइंड ऑफ मतलब सीए देखा हमने, जिसके ऊपर भाई सब केस होता है। तो ये सब हम लोगों वो वाला जो हम लोग सिस्टम पढ़े थे और बेसिक स्ट्रक्चर वहां देखा है। तो सारी कहानी बेसिक स्ट्रक्चर की शुरू हुई आपका इसी राइट टू प्रॉपर्टी से। गवर्नमेंट ने कहा भाई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो 31 आर्टिकल है, आपको राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट बना दिया इन्होंने 300A में लीगल राइट बना दिया। ठीक है, और 300 जो ए में लीगल राइट बनता है वो कौन से अमेंडमेंट से बनता है? तो ये 31 जो है इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका
डिलीट करता है। ये 1978 में आया था, ठीक है। 42nd कब आया था? 1976 में। उसी को काउंटर करने के लिए 44 आता है 1978 में। उसने कहा कि भैया जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, लीगल राइट है। 300A कहां पे आता है? पार्ट 12 में, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोगों को पता होनी चाहिए बेस्ड ऑन राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 को कहा इन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछेगा भाई हार्ट ऑफ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कौन बोलते हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अगली कहानी पे। अगली कहानी ये कहती है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिसेबल हैं? बिल्कुल जस्टिसेबल है, और यहां तक कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा बाय पासिंग रेट्स, ठीक है। और इसी के बारे में तो बात करी यहां पे अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी ने बोला यही आर्टिकल 32 है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। आपका फंडामेंटल राइट्स को ले ले, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, और सुप्रीम कोर्ट ये आश्वासन देता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो है आर्टिकल 32 वाज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है। सो ये तो बात होगी। दूसरी बात, क्या ये परमानेंट है? भाई परमानेंट बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर पूरी कहानी चर्चा करी हमने, ठीक है। इतने सारे केसेस हमने इसके बारे में बात किया। तो ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है, इसको एमेंड कर सकते हैं। फिर वही बात, अगर एमेंड हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एमेंड करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपसे कहेंगे क्या फंडामेंटल राइट परमानेंट है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, एमेंड हो सकता है। शर्त यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच ना करें। ये केशव नंदा भारती केस के में ये वाले जजमेंट आता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटी कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं है, एमेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और कंसेप्ट बोलते हैं सस्पेंड। अच्छा, क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं? क्या बिल्कुल सस्पेंड हो सकते हैं। कब सस्पेंड हो सकते हैं? अगर इमरजेंसी लगी हो, तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आपका सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। तो क्या इसके रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 358, भाई नेशनल इमरजेंसी का 352 था। 358 और 359 आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। 359, ठीक है। अब 358 क्या कहता है कि अगर इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आपका कैसे लगे? आपका वॉर के वजह से लगे। भाई नेशनल इमरजेंसी लगने के 3 कारण हो सकते हैं। या वॉर हो जाए, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या तो इंटरनल रेबेलियन हो जाए, ठीक है। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होगा तो आर्टिकल 19 जो है खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स फिर एनफोर्सेबल नहीं रहेंगे, फंडामेंटल राइट चला जाएगा आपका ड्यूरिंग वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। लेकिन क्या इंटरनल रेबेलियन में भी ऐसा होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनल रेबेलियन में ऐसा नहीं है। पहले था, बाद में हट गया, ठीक है। पहले था, बाद में हट गया। हटाया किसने? वही 44th अमेंडमेंट ने हटा दिया। उसके बाद आर्टिकल 59 ये कहता है कि भैया 19 तो चला गया, 19 तो आपका इमरजेंसी लगती खत्म। 19 के अलावा कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म होंगे, ये कौन बताएगा? ये आपका प्रेसिडेंट बताएगा रिटर्न में। प्रेसिडेंट साहब एक ऑर्डर निकालेंगे और बताएंगे कि भैया आर्टिकल 19 के साथ ये आर्टिकल ये चीजें आपके राइट्स खत्म करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं है। तो 19 के अलावा भी फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म हो सकते हैं। दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी खत्म हो सकते हैं, लेकिन वो खत्म होंगे अंडर आर्टिकल 59 जो कहता है कि प्रेसिडेंट बताएगा। आर्टिकल 19 आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है 358 के अंदर। आई होप ये बात बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब आता है राइट टू सर्विस। राइट टू सर्विस थोड़ा सा हम लोग भटक रहे हैं। राइट टू सर्विस आपका 1991 में कंसेप्ट आता है कि राइट्स सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस जो है, जैसे कि आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं या पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या और कोई गवर्नमेंट काम करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड होगी ना, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर आपका पूर्ण अधिकार है। पहला कंट्री जो इसने राइट टू सर्विस पास किया था वो था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसी राइट टू सर्विस को बोलते हैं हम लोग सिटीजन चार्टर। राइट टू सर्विस को हम लोग सिटीजन चार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब राइट टू सिटीजन, क्या ये जो राइट टू सर्विस है इंडिया में है? तो भाई इंडिया में नहीं है, लेकिन इंडिया के कुछ स्टेट्स में है। कौन से स्टेट्स में है? सबसे पहला स्टेट था एमपी और बिहार। एमपी और बिहार में आपका राइट टू सर्विस है, गवर्नमेंट के सर्विसेज मिलना आपका अधिकार है, ठीक है।
तो ये राइट टू सर्विस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी। कुछ और बातें और करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स क्या बोलते हैं? ये है नेचुरल राइट्स, ये आपके नेचुरल राइट्स हैं, ये आप इंसान से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ का सेपरेट कर देंगे? नहीं। राइट टू फ्रीडम है, कोई भी इंसान है उसको फ्री होने का आजादी होना चाहिए। तो ये सारे आपके नेचुरल राइट्स हैं, आपके पैदा होने के साथ ही आपके साथ ये राइट्स होने चाहिए और आपसे ये सेपरेट नहीं कर सकता कोई, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्यों, इसीलिए इसको फंडामेंटल बोला गया है, क्योंकि आपसे सेपरेट नहीं है ये। और फंडामेंटल राइट्स होने का मतलब है ये प्रूफ कि आप आजाद हैं, यू आर फ्री एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं और आजाद हैं। इसके अलावा ये हमारे जो फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल आप कह सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल क्यों है, तो आप कहेंगे भैया नेचुरल है, हमसे सेपरेट कोई नहीं कर सकता, ये हमें ये अधिकार देता है, हमें बताता है कि हम फ्री हैं और प्रोटेक्टेड है। और चौथी बात यह है कि ये राइट्स हमारा फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमको देता है, इसलिए इन राइट्स को बोला गया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा ये जस्टिसेबल है, ठीक है, ये लिमिटेड है, सस्पेंड हो सकता है। और तो अच्छा, हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने नहीं चर्चा करी शायद, हिस्ट्री देखते हैं, ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स की हिस्ट्री। तो फंडामेंटल राइट की हिस्ट्री चालू हुई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और 1925 की बात है, 1925 की बात है। 1925 में हमारे जो वाइसरॉय थे वो थे बिर्किनहेड, और इंडियंस कह रहे थे भाई हमें फंडामेंटल राइट्स दो। तो इन्होंने कहा कि मतलब हम लोग बात कर रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो फिर बाद में हुई, लेकिन हम लोग राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो बर्किनहेड ने चैलेंज दिया कि भाई आप एक बनाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं, ठीक है, जिसमें राइट्स वगैरह की चर्चा करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करिए। तो नेहरू कमेटी बनी। नेहरू कमेटी आपकी 8 मेंबर कमेटी बनती है, जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और जिसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मिलकर एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको बोला गया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में पहली बार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो ये एक बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट की चर्चा कहां पे हुई थी? इट वॉज डन इन द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1925। फंडामेंटल राइट्स की पहली बार इसमें चर्चा हुई थी, ठीक है। अब कुछ नहीं बचता है हमें, हम एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे और जल्दी से सारे फंडामेंटल राइट्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम लोग सारे डिस्कस करेंगे अबाउट कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, एक एक करके सारा चीज हम लोग कंप्लीट कर देंगे जल्दी, है ना। तो लेट स्टार्ट। कुछ बात हम लोगों ने और देखी थी, हाँ, यहाँ पे हमने हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में कुछ बात किया ना। फंडामेंटल राइट्स में हमने नेहरू कमेटी रिपोर्ट दिया। इसके अलावा क्या और कोई सोर्सेस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के? तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति में है, अर्थशास्त्र में है। उसके बाद हमने नेहरू रिपोर्ट तो देखा ही है। नेहरू रिपोर्ट के बाद बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज बिल, तो ये देखा हमने, बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज बिल। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ठीक है। ये किसके द्वारा था? एनी बेसेंट जी के द्वारा। एनी बेसेंट जी के द्वारा नेहरू कमेटी रिपोर्ट देख चुके हैं। इसके अलावा तेज बहादुर सापरू रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 12 के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 आपका डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। इट्स गिव्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या है भाई स्टेट? हर जगह आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की बात करते हैं, स्टेट ये, स्टेट वो। आखिर स्टेट होता क्या है?
स्टेट ये हो सकता है, स्टेट ये नहीं हो सकता, स्टेट ये कर सकता है, स्टेट ये नहीं कर सकता, हर जगह एक स्टेट का डेफिनेशन देखेंगे। तो व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट का मतलब क्या हुआ? क्या पार्लियामेंट को स्टेट बोलेंगे? बिल्कुल। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट बोलेंगे? बिल्कुल। क्या लोकल बॉडीज जो है उनको उसको स्टेट बोल सकते हैं? बिल्कुल। यूनियन गवर्नमेंट को क्या स्टेट बोल सकते हैं? बिल्कुल। स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेट के अंदर आ जाता है? स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट के अंदर आ जाता है। और इन सब के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि या तो किसी लॉ से बने हो, मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का ही कोई लॉ हो जिससे कोई आपका इंस्टीट्यूशन बना हो, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडीज सारे, ठीक है। जैसे कि आपका एसबीआई एक्ट की वजह से बना, एलआईसी, ये सब आपके लॉज से बने हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज कह सकते हैं आप। तो इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मतलब जैसे नीति आयोग, ऐसे सारे बॉडीज जो हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट, ठीक है। आई होप स्टेट की बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग 13th आर्टिकल पे आते हैं। 13 आर्टिकल क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट जो है, कोई भी लॉ पास करके फंडामेंटल राइट्स को खारिज आप नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी लॉ बना के फंडामेंटल राइट्स को आप खारिज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी लॉज, ठीक है। लेकिन ऐसा कर सकते हैं हम लोग, कुछ लॉज ऐसे बना सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को, मतलब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना के तो फंडामेंटल राइट्स को हम कम कर ही सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना हो। लेकिन लॉ बना के भी हम लोग चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, अगर कुछ एक्सेप्शन दिए हैं। नॉर्मल केसेस में तो नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमेशा। तो जैसे अगर देश की सिक्योरिटी की बात है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर की बात है, ठीक है, इसके अलावा दूसरे कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन, दूसरे कंट्रीज के साथ फ्रेंडली रिलेशंस अगर हैम्पर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बचाने के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स को कम किया गया है, या फिर वेलबींग ऑफ किसका वेलबींग, वुमेन, चिल्ड्रन और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ लॉ बनाते हुए अगर फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस करने पड़े या फंडामेंटल राइट्स बाधित होती है, तो वो अलाउ करता है हमारा 13th लॉ, ठीक है। तो 13th आर्टिकल। तो आई होप सारी बातें ये समझ में आई होंगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 14th। यहां से हमारा 14 to 18 चालू करते हैं हम लोग। 14 to 18 क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहले 14 की बात करते हैं। दिस इज राइट टू इक्वालिटी। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा, स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा, सब लोग लॉ के सामने इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी संदेह होता है लोगों को। इक्वालिटी ऑफ लॉ है कि भाई सबके लिए समान रूल्स है, सबके लिए समान रूल्स है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये है कि सबके लिए समान रूल्स नहीं है। जिनको ज्यादा जरूरत है उनको कुछ स्पेशल छूट दे सकती है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ताकि ये समाज में जो आगे हैं उनके बराबर पहुंच सके। मतलब समाज में जो पिछड़े हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देके समाज में दूसरे लोगों के बराबर खड़े करना, ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, सबको समानता का अधिकार, ठीक है। लेकिन जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा आपको प्रिविलेज देना पड़ेगा ताकि सब वो समान आ सके, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट, एक एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है, काफी मुझे सही लगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति यहां पे कुछ देख रहा है, यहां पे आपका लेटर से मैच हो रहा है, ठीक है, कोई मैच ये ऐसे यहां पे देख रहा है, इसकी हाइट काफी हाइट है, इसकी हाइट ज्यादा है, तो ये इजीली देख पाता है दीवार के उस तरफ। लेकिन मान लेते हैं किसी की अगर हाइट कम है तो वो कैसे देखें? तो इक्वालिटी तब होगी जब ये जिसकी हाइट छोटी है उसको एक स्पेशल एक आप सीढ़ी दे दीजिए जिसके ऊपर ये चढ़ के आपका मैच देख सके, ताकि चाहे कोई लंबा हो या कोई छोटा हो, दोनों को मैच देखने का पूरा अधिकार मिले। ये एक बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ बेसिकली एक यूके से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपका यूएसए का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये आपका ऑब्वियसली तो सबको मिलता है, सिटीजन्स को भी मिलेगा और एलियंस को भी मिलेगा। उसके बाद 15 और 16 हमने देखे थे कि भाई ये हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं लेकिन नॉन सिटीजन्स को, एलियंस को नहीं मिलते, ठीक है। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, इसमें हम कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं, जैसे कि गवर्नर और प्रेसिडेंट। वैसा तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, लेकिन गवर्नर और प्रेसिडेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको सिविल जो केसेस हैं, ठीक है, सिविल केसेस के अंदर अगर आप इनको अरेस्ट करना चाहें या तो आपको 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद और इनको क्रिमिनल केस में नहीं पकड़ सकते आप। गवर्नर और प्रेसिडेंट को क्रिमिनल केस में तो पकड़ नहीं सकते, सिविल केस में अगर चलाना हो तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ये बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके एमएलए, एमपीज और एमएलसीज, इनको स्पेशल आपको प्रिविलेज दिए जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलते। ठीक है, इनके सिविल केसेस चलाने से पहले इनको आपको नोटिस देना पड़ता है और इनको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सेशन, तब आपको परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की। तो ये सब कुछ प्रिविलेजेस स्पेशल मिलते हैं एमएलए, एमपीज और एमएलसी को। अच्छा, इनको बोलने का पूर्ण अधिकार है, पार्लियामेंट में ये कुछ भी बोले तो इनको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते कि ये आपने कैसे बोल दिया, इन पर कोई केस नहीं कर सकते। जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर केस नहीं कर सकते। जैसे एमपी और एमएलसी कुछ भी अगर पार्लियामेंट पे बोले तो आप उन पे कोई भी केस आप नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके न्यूज़पेपर, सेम चीज आ जाती है न्यूज़पेपर पब्लिशिंग पे। वो भी कुछ अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड पब्लिश करें तो उन पे केस नहीं हो सकता। ठीक है, ऊपर से जो डिप्लोमैट्स हैं, डिप्लोमैट्स को हमें पता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, उनको भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ स्पेशल प्रिविलेज होता है फॉर स्पेशल पीपल। ये एक्सेप्शंस ऑफ आपका आर्टिकल 14 है। नाउ कम टू आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऑन क्या? ऑन रिलीजन, ऑन सेक्स, ऑन रेस, ऑन कास्ट एंड ऑन डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब चीजों पर कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके एक्सेप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे कि अगर वुमेन रिजर्वेशन की बात की है हमने, वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए अगर आप कुछ प्रावधान बनाते हैं तो चलेगा। आपके बैकवर्ड क्लासेस, कैसे बहुत बैकवर्ड क्लासेस, सोशल और एजुकेशनल, अगर कोई बैकवर्ड है, ठीक है, ओबीसीज, इनके लिए अगर हम स्पेशल कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है। तो दैट वोंट बी अगेंस्ट आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 के अगेंस्ट नहीं होगा। उसी तरीके से एससी एसटी के ऊपर अगर कोई हम उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ अगर करते हैं तो वो भी आपका वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15 नहीं होगा। ठीक है, तो ये वुमेन, चाइल्ड, एससी एसटी, ये सब हम लोगों ने देखा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 16। तो 16 में कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई जॉब लेना है तो उसमें भी कोई भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव आपका, डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी देयर। तो ये आपका 16th हो जाता है। फिर 17th आपका अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आपका हो जाता है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, अनटचेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो एक लॉ आया है, दैट इज बॉन्डेड लेबर। अच्छा सॉरी, ये तो आर्टिकल 23 में। ठीक है, अनटचेबिलिटी आपका 17 हो गया। तो अनटचेबिलिटी को भी हटाया गया है भाई। अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट ऑफ 1955 पास किया गया, जिससे आपका अनटचेबिलिटी को हटाया गया। और ये आर्टिकल 17 है कि अनटचेबिलिटी नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट, अच्छा, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, सेम चीज आपको बताता है कि अनटचेबिलिटी इज अ ऑफेंस, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करना एक ऑफेंस है। ठीक है, उसके बाद आपका 18th आता है। व्हाट इज 18th? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई भी टाइटल्स नहीं होगा। ठीक है, कोई भी टाइटल्स आप लोग नहीं लेंगे। लेकिन आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर लिखा कोई अपने नाम के सामने, तो डॉक्टर लिख सकता है, वो टाइटल नहीं है। मेजर, कर्नल नाम के सामने लगे तो वो भी टाइटल नहीं कहलाया जाएगा।
भारत रत्न अगर कोई लिख दे भारत रत्न, तो भारत रत्न भी एक प्रकार का टाइटल नहीं है, ठीक है। तो बाकी सब टाइटल जो है जैसे राय बहादुर और कुछ भी आपके टाइटल्स नहीं यूज किए जाएंगे। तो दिस इज आपका आर्टिकल नंबर 18, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने खत्म कर लिया राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला फंडामेंटल राइट यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग अपने अगले फंडामेंटल राइट पे, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, आजादी का राइट, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहले आर्टिकल 19 आता है। आर्टिकल 19 के कई सारे पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ए क्या कहता है कि आप कहीं भी असेंबल कर सकते हो, कहीं भी असेंबल कर सकते हो पूरे कंट्री में। आपको अगर लगे कि मैं जाऊं केरला में असेंबल करूं, अब मैं चाहूं बंगाल में असेंबल करूं, तो आप कहीं भी असेंबल कर सकते हो, इकट्ठा हो सकते हो लोगों के साथ, एज लॉन्ग एज आपके पास आर्म्स ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब डंडों के साथ आप इकट्ठा हो रहे हो किसको डराने धमकाने के लिए, तब नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पहली बात होगी, यू कैन असेंबल। उसके बाद असेंबल के बाद आता है असेंबली। असेंबली का मतलब ये है, सॉरी असेंबली तो ठीक है, ये है आपका एसोसिएशन। आप कहीं भी जाके एसोसिएशन भी बना सकते हो, ठीक है। ये है आपका बी, ये बी और सी मैंने डिस्कस किए। बी फॉर असेंबल, सी फॉर एसोसिएशन। ए की बात करते हैं। ए तो आसान है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेस, खुद को खुद कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आपका एक्सप्रेशन है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, कहीं भी जाके असेंबल हो सकते हो, कहीं कुछ भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपका डी की बात करते हैं, ठीक है। पूरे कंट्री में कहीं भी आप मूव कर सकते हो। उसके बाद ई, मूव कर सकते हो। मूव करते करते अगर आपको लगे कहीं सेटल करना है तो आप सेटल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एफ, कहीं भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली ये तो हटा दिया गया, ये हटा के 300A में लेके चले गए हम लोग ये, ठीक है। तो नेक्स्ट इज जी। जी का मतलब है कोई भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। कोई आपको फोर्सफुल नहीं है कि मतलब आपको यही प्रोफेशन फॉलो करना होगा, तो ठीक है। जैसे कि पुराने जमाने में ऐसा था कि जो अनटचेबल्स थे उनको एक मतलब सैनिटेशन वाला काम हमेशा करने के लिए मजबूर किया जाता था, उनको और कोई काम करने का इजाजत नहीं था। लेकिन अभी कोई भी प्रोफेशन में इस तरीके का नहीं है। आपका जो प्रोफेशन फॉलो करने का मन करे वो आप कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो हर प्रोफेशन के लिए। तो ये है हमारा फ्रीडम, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, आप अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हो, स्पीच, ठीक है। उसके बाद असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों याद हो गए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन। फिर क्या आता है, फिर आप इंडिया के लेंथ और ब्रेड्थ में कहीं भी चाहो तो आप घूम सकते हो, मूव कर सकते हो। मूव करने के बाद आप कहीं भी चाहो तो सेटल भी कर सकते हो कंट्री में, कोई रोकने वाला नहीं है। आप पहले घूमने गए, आपको जगह अच्छी लगी, आप सेटल हो गए। सेटल करने के बाद आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो हो गया प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप कर सकते हो, ये आपका जी हो गया। जो एफ वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने प्रॉपर्टी वाला इसको हटा दिया गया। तो ये है राइट टू फ्रीडम, हमने देख लिया आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल फ्रीडम बेसिकली 19 से लेकर 22 तक है। तो 19 देख लिया हमने, 22 देखते हैं। 22 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। किस लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा? अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और एक्सेसिव पनिशमेंट। एक्सेसिव पनिशमेंट, भाई कोई भी पनिशमेंट अगर आपको मिलनी है तो उसका एक तरीका होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से ही आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है बाय लॉ। किसी भी आर्बिट्री तरीके से आपको पनिश नहीं किया जा सकता, और जितना आपने क्राइम किया है उसी के आधार पर आपको पनिशमेंट मिलेगा। एक्सेसिव पनिशमेंट भी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब हुआ, सबसे पहले फोर्सफुल कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। फोर्सफुल कन्विक्शन, जैसे कि आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आपको खूब आपकी पिटाई करी और एक आपके क्या कहते हैं पेपर पे आपका साइन करा लिया कि मैंने ये क्राइम किया है, जबकि वो क्राइम आपने किया ही नहीं है। तो एक प्रकार का फोर्सफुल कन्विक्शन हुआ ना, ये नहीं हो सकता। डबल जियोपार्डी, डीजे, डबल जियोपार्डी, GOPARDY, डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि आपने लेटर से कोई एक व्यक्ति है जिसने चोरी की, ठीक है। चोरी करने की इसको सजा एक बार मिल गई,
उसके बाद वो छूट गया, उसके बाद दोबारा उसने दोबारा चोरी नहीं की, लेकिन दोबारा पकड़ के उसको जेल में डाल दिया उसी सेम सेम आपके क्राइम के लिए। तो भाई किसी एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, दो बार आपको सजा नहीं मिल सकता। दैट इज डबल जेओपार्डी। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ऑफ एविडेंस। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है भाई, देखते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यह है कि अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर करना, अपने खिलाफ ही गवाही देने पर मजबूर करना, ठीक है। जबरदस्ती इल्जाम कबूल करवाना, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। आपने एक क्राइम किया, आपने एक कोई काम किया, वो उस समय कोई क्रिमिनल उस पर ऑफेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद लॉ बना, ये लॉ ये कहता है कि ये वाला जो ऑफेंस है ये क्राइम है, तो क्या अभी आपके पुराने किए हुए काम पे आपको सजा दिया जा सकता है? नहीं। उसी के लॉ, जिस समय का लॉ है उसी समय के लॉ के आधार पर ही सजा मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो कन्विक्शंस, ठीक है। तो ये हुआ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 20-21 पे। ये आर्टिकल 20 और 21 क्या है? कभी भी नहीं आपका कोई ले सकता, किसी भी हालत में, इवन इमरजेंसी में भी कोई आपसे ये छीन नहीं सकता। ये आपके एकदम पक्के वाले आपके फंडामेंटल राइट्स है, किसी भी कीमत पे ये कोई छीन नहीं सकता। ये ऑब्वियसली 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है कि भैया 20 और 21 को कोई छीन नहीं सकता, कभी छीन नहीं सकता, इवन इमरजेंसी में भी नहीं छीन सकता। और ये सबको मिलता है, चाहे वो एलियन हो चाहे वो सिटीजन हो, ये सबको मिलता है और कभी छीना नहीं आ सकता। दैट इज आर्टिकल 20-21। आर्टिकल 20 इज क्या? आर्टिकल 20 हमने देखा प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। इसके बाद आपका 21 आपका क्या कहता है, देखते हैं। दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी और लाइफ, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें आपका राइट टू प्राइवेसी भी आता है, इसमें आपका हेल्थ भी आता है, इसमें आपका शेल्टर भी आता है, इसमें आपका राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि मेनका गांधी का केस, मेनका गांधी का केस था 1980 का, ठीक है। उसमें बोला कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर राइट टू लाइफ, ठीक है। उसके बाद आगे चल के बहुत सारे केसेस है, उसमें कहा कि भाई अच्छा एनवायरमेंट होना, वो भी आपका राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें ऐड होती रही आपका आर्टिकल 21 में ऑफ लाइफ टू राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22nd पे। 21 का ए, 21 का ए क्या कहता है? 21 का ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में है हमारा 21A का आर्टिकल। तो हम लोग 21A को थोड़ा सा और प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, राइट टू एजुकेशन को, राइट। सो राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है, दैट इज राइट टू एजुकेशन। तो इसमें क्या बताया गया है? तो इसका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं भाई। राइट टू एजुकेशन के बारे में, ये फंडामेंटल राइट बनने से पहले बहुत सारे कहानी हुआ था। 1980 को एक कमिटी बैठी थी, राममूर्ति कमेटी। राममूर्ति कमेटी बैठती है, तो उसने अपने रिपोर्ट में बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1993 में आपका एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जो कहता है राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हमें पता है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 के अंदर ही हमारा राइट टू एजुकेशन भी आता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1993 का। नेक्स्ट आपकी कमिटी बैठती 1999 में, ठीक है। रामामूर्ति कमेटी 1980 में तो बैठा था, 1999 में आपका बैठा था, कमेटी का नाम था तापस मजुमदार कमेटी। तापस मजुमदार कमेटी बैठती है। तापस मजुमदार जो कमेटी है वो भी यही सेम बात बताती है। तो इतना सब होता है 1980s के बाद, फिर जाके 2002 में एक अमेंडमेंट आता है जो 86th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें 2002 में आया, जिसमें पार्ट थ्री मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में अब बोल दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। साथ में 25% रिजर्वेशन होगा SC ST के लिए इन सीटों में। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में आपका अमेंडमेंट आता है 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट 2009 की बात करते हैं हम लोग। 2009 में क्या होता है, इसी अमेंडमेंट के आधार पर एक एक्ट आ जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। और इट वाज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो जाता है हमारा राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इसको समझ गए होंगे हम लोग। उसके बाद 22nd पे आते हैं, 22nd आर्टिकल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो जब अरेस्ट हम किसी को करते हैं तो 2 प्रकार के अरेस्ट होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव अरेस्ट नॉर्मल अभी किसी को अरेस्ट करेंगे अगर, तो सबसे पहला चीज है कि उनको अपना ग्राउंड बताना पड़ेगा, क्यों उनको अरेस्ट किया जा रहा है बताना पड़ेगा। ये नहीं कि अरेस्ट कर लिया, मन हुआ अरेस्ट कर लिया, भाई अरेस्ट करने से पहले उनको बताना पड़ेगा कि आपके भाई ग्राउंड्स क्या क्या है। दूसरी बात, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होनी पड़ेगी। 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और उनको एक लॉयर भी आपको प्रोवाइड करना, लॉयर लेने की भी आजादी देनी चाहिए। ये नहीं कि उनको जेल में बंद कर दिया, कहा कि लॉयर नहीं ले सकते, आप जेल में बंद रहोगे अभी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो अपना एक काउंसिल लाना चाहें, किसी लॉयर को संपर्क करना चाहें, तो उसकी भी आजादी आपको उन्हें देनी पड़ेगी। देन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग जिन पे बहुत ज्यादा आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हो रखे हैं, वैसे लोगों को जिन पे ऑलरेडी आपराधिक मामले हैं, उनको आप इस शक पे कि वो कुछ गलत काम कर सकते हैं या कुछ लॉ एंड ऑर्डर को हानि पहुंचा सकते हैं, तो उस केस में आप उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में भी उनको ग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा कि भाई क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा चीज ये है कि मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते, और उनको अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, मतलब इस ऑर्डर के खिलाफ उनको बात करने की आजादी दी जाएगी। तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन। नेक्स्ट आता है हम लोग 23-24 की बात करते हैं। 23 और 24, 23-24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पहले बात करते हैं 23 की। 23 में कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, फोर्स्ड लेबर भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो चीज है एक्सप्लॉयटेशन, आपका स्टेट और आपका प्राइवेट कहीं भी नहीं होगा, मतलब स्टेट भी नहीं करेगा और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आपका ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं करेगी। इसका एक्सेप्शन ये है कि भाई एक्सेप्शन है कि मिलिट्री सर्विस जब हम लोग करते हैं, मिलिट्री सर्विस जब करते हैं तो मिलिट्री सर्विस को फोर्स्ड लेबर के तौर पे नहीं देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 23rd है फोर्स्ड लेबर, 24th है चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो 14 साल के जो कम एज के बच्चे हैं, 14 साल से कम एज वाले बच्चे हैं, उनको हैजार्डस, ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि हैजार्डस होते हैं, हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, वैसे जगह काम नहीं करने देना, वो काम नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। लेकिन जो नॉन हैजार्डस हैं, नॉन हैजार्डस में चाइल्ड काम कर सकता है, लेकिन उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में जाके ये अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं वो केवल और केवल अपने फैमिली बिजनेस के साथ ही जुड़े रह सकते हैं, बाकी किसी काम, चाहे हैजार्डस हो नॉन हैजार्डस हो। ये होता है 2016 के अमेंडमेंट में बोला गया कि भाई 14 साल से कम बच्चे जो हैं केवल अपना फैमिली बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं फैमिली को, इसके अलावा चाहे हैजार्डस हो चाहे नॉन हैजार्डस हो, किसी भी काम नहीं करेंगे। लेकिन 14 से लेकर 18 साल के बच्चे आपके नॉन हैजार्डस में, ये भी हैजार्डस में तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन हैजार्डस हैं, जो नॉन आपके हैजार्डस हैं, वहां ये काम कर सकते हैं। लेकिन इनका जो किस प्रकार का वर्किंग कंडीशन होगा, दैट विल बी रेगुलेटेड, इसको रेगुलेट किया जाएगा। ये है पूरा हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट कब आया था? चाइल्ड लेबर जो एक्ट आया था 1986 में
आया था। तो ये पूरी कहानी होगी चाइल्ड लेबर की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। तो दैट इज आर्टिकल 29, 30। 29 ये बताता है, 29 ये बताता है कि अच्छा राइट टू अच्छा सॉरी 25 होगा ना, राइट टू रिलीजन है अभी, ठीक है। राइट टू रिलीजन करते हैं अभी। अब बात करते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल क्या है, 25 से लेके 28 तक का, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल है 25 से लेके 28 तक का। 25 क्या कहता है देखते हैं। तो 25 आर्टिकल कहेगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर्सनल है, ये पर्सनल है। और जो 26 है आप देखेंगे ये इंस्टीट्यूशनल है। इसका मतलब समझेंगे हम लोग, याद करने के लिए सब चीजें बता रहा हूं कि पर्सनल मतलब पर्सनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कॉन्शियंस कर सकते हैं। कॉन्शियंस का मतलब ये है अंदरूनी आजादी, ठीक है, इनर फ्रीडम। आप प्रोफेस कर सकते हैं मतलब जैसे टीका लगाना और कृपान रखते हैं सिख, तो वो होता है प्रोफेस करना, ठीक है। आप प्रीच कर सकते हैं, सॉरी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोफेस प्रैक्टिस मतलब जो भी रिचुअल्स रिलीजन के होते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। और तीसरा है आपका प्रोपोगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि क्या रिलीजन है। उनको भी कह सकते हैं कि आप रिलीजन ज्वाइन कर सके, मतलब प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। देखिए ये जो प्रोपोगेशन वाला काम है, अपने रिलीजन का प्रोपोगेट करना, ये इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं हो सकता कि आप एक प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जिसका काम ही है रिलीजियस कन्वर्जन कराना। ऐसा करना गलत है। लेकिन पर्सनल फॉर्म में आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये आपका अलाउड है, ठीक है। सो पर्सनल आजादी दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इंस्टीट्यूशनल अगर कुछ काम करेंगे तो वो पर्सनल नहीं रह जाएगा ना। तो ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑन अ पर्सनल लेवल। आप कॉन्शियस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 26 है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या है, आप अपने रिलीजियस कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको मैनेज करने के बाद प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। कि भाई कोई अगर आपको इंस्टीट्यूशन बनाना है, गुरुकुल बनाना है या तो आपको कोई लैंड चाहिए तो उसका परचेज भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसे मैनेज कर सकते हो, भाई एक ट्रस्ट बना सकते हो, ठीक है, जिसके ट्रस्टीज होंगे और जो सारा अरेंजमेंट आपका मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी कोई भी बना सकता है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बन सकता है। अगला 27th ये है कि प्रमोशन ऑफ रिलीजन पे टैक्स। प्रमोशन ऑफ रिलीजन जो है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में जजिया लिया जाता था ना, रिलीजन के आधार पर टैक्स, उस प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28, अब मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होंगे, किसी भी एजुकेशन किसी भी नहीं, जो स्टेट मैनेज पर कर रहा है, स्टेट या तो फुल्ली या तो पार्शियली इसको अगर मैनेज कर रहा है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। ये हो है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 एंड 30 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको आजादी दी जाती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। 29 कहता है कि अगर आपका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या कल्चर है या स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो आप उसको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आपका खोल सकते हो, ठीक है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट मैनेज कर रहा है, उसमें एडमिशन को मना नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है। यह है आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 क्या बताता है, तो आर्टिकल 30 आपको बता रहा है माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब ये जो माइनॉरिटीज हैं, ये जो आपके कल्चरल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वगैरह हैं, ये अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका इंस्टीट्यूशन बनाने की आजादी उनको मिल जाती है। और भी कई सारी चीजें हैं। तो
प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, वो एडमिनिस्टर कर सकती है। और गवर्नमेंट अगर कोई ग्रांट देगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस को तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो इसमें काफी डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है ना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो देन कम्स आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दिया गया, 300A में लेके चले गए हम लोग, जो कि पार्ट 12 में है। तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। फिर आता है 32, जिसको अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये हमारा हार्ट एंड सोल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें कहा गया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आपका रेट्स पास कर सकता है अगर कहीं जो फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना की गई हो, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट रेट्स आपका पारित कर सकता है। रेट्स 5 तरीके के होते हैं। एक होता है हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। प्रोड्यूस करना है आपको कोर्ट के सामने ये ऑर्डर देने पे। मान लो किसी को डिटेन कर लिया गया है इलीगली, तो उसको हाजिर करने के लिए हेबियस कॉर्पस आता है। उसके बाद होता है मैंडेमस। मैंडेमस है कमांड। कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो कोर्ट कहेगी भाई ठीक से काम करो, ठीक है। फिर तीसरा है आपका पीसी, प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरेरी। प्रोहिबिशन में कह रहे हैं कि भाई आपका हायर कोर्ट आपके लोअर कोर्ट को कहती है कि तुम अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर काम कर रहे हो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शन के अंदर काम नहीं कर रहे हो तो काम करना तुरंत बंद करो, ये प्रोहिबिशन है। सर्टियोरेरी है कि वही कोई भी हायर कोर्ट आपका लोअर कोर्ट को कह रही है कि आपने भाई जो भी डिसीजन दिया है ठीक नहीं है, उसको खत्म करो। तो ठीक है, ये प्रोहिबिशन हो गया, सर्टियोरेरी हो गया। देन कम्स फिफ्थ। तो फिफ्थ इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब बाई व्हाट वारंट, बाई व्हाट अथॉरिटी, बाई व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सरकारी पोजीशन होल्ड कर रहा है इलीगली, तो उसको बताना कि भाई आप कौन से अथॉरिटी से आप इसको होल्ड कर रहे हो। तो कोई भी सरकारी पोजीशन इलीगली कोई होल्ड नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो क्यू वारंटो कोर्ट ले आएगी और उसको हटने को वहां से कह देगी, ठीक है। अब 32 हो गया है, 32 हो गया, 33 आता है। भाई 33 में कुछ नहीं है, आसान है। तो दिस इज 33। 33 में कहा गया है कि जो आपके आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया है, ठीक है। आर्म फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया गया है। आर्म फोर्सेस कोई भी है वो नहीं कह सकता कि भाई आर्म जो आपका आर्मी है हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रही है, ठीक है। तो उसके फंडामेंटल राइट्स कंट्रोल्ड है, नॉर्मल लोगों के फंडामेंटल राइट्स से अलग है। दूसरा, अगर आपका मार्शियल लॉ लगा है, मार्शियल लॉ लगा है तो आपका फंडामेंटल राइट्स आपका कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसी भी एरिया में अगर मतलब धारा 144 लगी है, मार्शियल लॉ लगा है, तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 35 पे। नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट है मतलब वो प्रोटेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसके ऊपर कोई लॉ लाके भी इसको एनफोर्स किया जा सकता है, ठीक है। इसको कोई लॉ लाके भी एनफोर्स किया जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या फंडामेंटल लॉ को एनफोर्स करने के लिए जो लॉ है, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है? तो बिल्कुल नहीं, ये केवल आपका पार्लियामेंट ही बना सकती है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा ही ये लॉ पास करके कोई भी फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकती है। आई होप ये बात एकदम ही क्लियर हो गई होगी, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हमें सब पता है। तो इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पे मोर और लेस सारी बातें कंप्लीट कर चुके हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स।